तो चलो आज हम लोग क्या करेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। इंटरेस्टिंग ये भी है और आसान सा है। इसके पहले हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को शायद ना। हाँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल भी दिए थे, जैसे कि थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और फोटो इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। चलो तो आज हम करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसमें बेटा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं ना, मान लो ए है और बी है, आपस में कंबाइन कर रहा है ना, ए बी बनाएगा, साथ में क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो जब भी कोई ऐसा रिएक्शन होता हो जिसमें हीट प्रोड्यूस होता हो, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। क्या डिफरेंस करता है भाई, क्या डेफिनेशन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन विद इन विच हीट इज रिलीज टू द सराउंडिंग। वो सराउंडिंग में हीट रिलीज कर रहा है, उसको हम एक्सपीरियंस भी करते हैं। जैसे अगर आप, ये रिएक्शन मैंने बहुत बार लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में अगर डिसॉल्व करते हो तो प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ हमको प्रोड्यूस, हमें हीट मिल गया। क्या मिला हमको, हीट मिल गया। तो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, खौलने लगता है भाई पानी। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा एक्सोथर्मिक का। एक स्टेटमेंट दे रहा है, ऐसे रिएक्शन में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लोअर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। ये बात ध्यान रखना कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट से क्या होती है, ज्यादा होती है। एक छोटी सी बात मैं बताऊं, हालांकि हायर क्लासेस में थोड़ी सी आपको जानने को मिलेगी अच्छे से, मैं थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। बेटा ये जो एटम्स दिखे ना आपस में जुड़े हुए हैं, किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। वो आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, जिसको आपको पढ़ना भी है। मतलब इनके बीच में एक बॉन्ड काम कर रहा होता है, उसी बॉन्ड की वजह से क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक स्टेटमेंट बनता है, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, जब नए बॉन्ड बनते हैं तो बेटा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और दूसरा जो स्टेटमेंट बनता है, जब बॉन्ड डिसोसिएट होता है, डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, तो ऐसे केस में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मतलब बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। अब जब कोई दो नए बॉन्ड बनते हैं बेटा, उसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है, स्टेबल होते हैं, तो वो एनर्जी क्या होती है, उसमें से रिलीज होती है। बात अभी छोटे क्लासेस में हो तो ध्यान रखना है, बाकी इसको डिटेल में आप जब 11th क्लास में जाओगे तो बताया जाएगा। इस बात से आपको इतना हेल्प मिलने वाला कि यहाँ जो बॉन्ड बने हुए थे ये टूटे हैं, एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब हुई होगी, जो नए बॉन्ड बने उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो ओवरऑल जो हमें इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी होगी, या जो इनको एब्जॉर्ब किया गया होगा, उसके कंपेयर में ये जो प्रोडक्ट बना उसके साथ एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गया होगा। इसीलिए क्या हो गए, एक्सोथर्मिक हो गए। ये एनर्जी कहीं और से नहीं आया, ये इन्हीं में से निकल के यहाँ बन रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन बोलता भी है ना कि ना तो एनर्जी बना सकते हो ना नष्ट कर सकते हो, तो कहीं अलग से एनर्जी नहीं आ सकती। तो यही बात यहाँ बन रहा है कि जो प्रोडक्ट बना ना, इसने एनर्जी ज्यादा ही क्या कर दिया, इस रिएक्टेंट आपस में मुड़ के मिल करके कुछ ज्यादा एनर्जी बाहर निकाल दी। तो इसलिए प्रोडक्ट जो बनेगा वो कम एनर्जी वाला होगा, खर्च इसने ज्यादा कर दिया, अपने पास से बाहर निकाल दिया है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो जो एनर्जी कम हुई है वो हीट के फॉर्म में आपको बाहर दिखाई दे रहा है। ये कंटेन कर रहा था, उसी को उसने बाहर किया। तो मोटा मोटी ये बात याद रखो, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ठीक है ना, किसमें, जब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं मिल गया ऐसे, मान लो एमसीक्यू बन गया, विच वन हैज मोर एनर्जी। तो सीधा यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा रिएक्टेंट, दूसरा ऑप्शन दे देगा प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन दे देगा बोथ हैव सेम एनर्जी, चौथा दे देगा नन ऑफ दीज। आपको टिक मारना होगा, ऑप्शन में देगा रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है। ठीक है ना। अच्छा, कुछ इसके एक्सोथर्मिक में रिएक्शन और भी देख लो तो थोड़ा आइडिया रहे आपका,
दिमाग में बैठे, रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। और मैंने रिएक्शन ऐसा सेलेक्ट किया ना कि फर्स्ट चैप्टर में वही रिएक्शन दिखाई देगा, सेकंड चैप्टर में भी वही रिएक्शन दिखाई देगा, थर्ड चैप्टर में वही रिएक्शन दिखाई देगा। मैं जानबूझ के ऐसा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको ईजी पड़े, बार बार आपको रटना ना पड़े, पहले चैप्टर से लेकर लास्ट तक लिखते लिखते वैसे याद हो जाए। एक और है यहाँ पे कंबशन ऑफ फ्यूल, एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का। मीथेन आपके एलपीजी सिलेंडर में होते हैं, जब बर्न होते हैं तो भाई घर का सिलेंडर बर्न होता है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट दिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मीथेन जब बर्न हो रहा है CH4 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो CO2 और H2O बना रहा है। H2O इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि बेचारा वो गैस सिलेंडर से जो गैस बर्न हो रहा है उसमें H2O उसको वेपराइज कर देता है, दिखाई नहीं देता। तो H2O बना, CO2 बना, CO2 आपका प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में CH4 ये बर्न करके हीट प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट, इसलिए क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। अच्छा रेस्पिरेशन, देखो एक और इंटरेस्टिंग है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड में पूछा भी है क्वेश्चन, ठीक है ना। वो क्या है, वाई, थोड़ा और करेक्शन करते हैं इसको, वाई सेलुलर रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कारण है भाई कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है। तो देखो जब फूड डाइजेस्ट होकर हमारे बॉडी में, बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाता है, तो और हम जब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो लंग्स में एल्वोलाई होती है, उसके थ्रू ऑक्सीजन भी ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। वो फिर ऑक्सीजन क्या होता है, फाइनली सेल के पास पहुंचता है, सेल से माइट्रोकांडियम पहुंचता है। माइट्रोकांडियम में होता क्या है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्रोसेस के थ्रू के बाद ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं डिसोसिएट होने के बाद फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो जाते हैं। तो माइट्रोकांडियम में क्या हुआ, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होने की वजह से यहाँ CO2 H2O के साथ साथ क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और ये देखो खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा फील भी करते हैं कि हमें गर्मी हो रही है, क्योंकि बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो क्या हो जाते हैं भाई, एक्सोथर्मिक हो जाते हैं, ये आपके एनर्जी प्रोड्यूस हो जाने की वजह से। इसी के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अलग से भी पढ़ना रहेगा जब आप एसिड बेस पढ़ोगे तो, हालांकि मैं यही डिस्कस करता हूं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब भी आपका कोई बेस हो और एसिड हो, ठीक है ना, दोनों का स्ट्रेंथ लगभग बराबर रखो, तो इस कंडीशन में ये आपस में जुड़ेंगे तो एक सॉल्ट बनाएंगे और साथ में क्या बनाएंगे, वाटर बनाते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, आपस में मिल गए सॉल्ट बनाए और वाटर बनाए, ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस कर, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। होपफुली एक्सोथर्मिक तो क्लियर हो चुका है। चलो आगे देखते हैं क्या कहानी होगा हमारे पास। इसी का दूसरा भाई है एंडोथर्मिक, ठीक, उसका उल्टा सारा काम। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होते हो, ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या हो रहे हो, हीट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब। हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। कहां से एब्जॉर्ब होता है, फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास के सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तुम देते हो यार, तुम गैस चूल्हे पर रख के कुछ पका डाल रहे हो, वो भी तो रिएक्शन ही हो रहा है, एंडोथर्मिक है। खाना पका रहे हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस कर रहे हो, खाना जो पक रहा है क्या है, एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ही हो रहे हैं। इनके भी कुछ एग्जांपल्स देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस, हाँ भाई ठीक है। क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनको CO2 चाहिए, जो कि स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, उनको मिल जाता है, ठीक है ना। वाटर चाहिए जो कि रूट्स की हेल्प से मिल जाते हैं। सनलाइट चाहिए भाई, तो सनलाइट क्या हो गया, हमारे पास ये है सोर्स, सूरज, सनलाइट मिलती है। और ये CO2 जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, H2 आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो भाई ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुआ है, फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। और सनलाइट एटलीस्ट ये क्या आपको पता है ना कि ये तो एनर्जी ही है, लाइट के फॉर्म में है, एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है अपने लिए क्लोरोफिल। तो ये भी कैसा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लगभग सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि इनमें हीट देना पड़ता है। जैसे हीट देंगे इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, मैंने बताया भाई, डिसोसिएशन में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टूट रहा है, टूट के क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना लिया। तो ऐसे रिएक्शन भी क्या हो जाएंगे, एंडोथर्मिक। मतलब मोटा मोटी तो बात दिमाग में बैठ ही गई है कि क्या कोई भी रिएक्शन अगर हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। चलिए आगे देखा जाए तो
अगला कहानी क्या है भाई हमारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जब बात आती है तो इसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं या फिर जो एलिमेंट्स होते हैं वो लेसर रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं। अब मोर रिएक्टिव का सीरीज होता है, सेकंड चैप्टर में है, मैं यहां भी दिखा दे रहा हूं। पोटेशियम आता है, सोडियम होता है, कहां गया भाई, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, एजी, उसके नीचे एयू गोल्ड, ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज है। अगर ये कैसे याद करना वो बात की बात है, फिलहाल काम भर का चीज देखो। आयरन जो होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन काफी ऊपर है, जो ऊपर होंगे रिएक्टिव होते हैं बेटा। कॉपर देखो यहाँ नीचे आ रहा है, कितना नीचे आ गया। तो आयरन कॉपर को क्या कर रहा है, यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहा है, और खुद क्या कर रहा है, सल्फेट के साथ जुड़ जा रहा है और आयरन सल्फेट बना रहा है। बेटा आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, किस कलर में होता है, ग्रीन कलर में, दिमाग में रखे रहिएगा। और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पे रेडिश ब्राउन साइड में आ जाता है, डिस्प्लेस हो गया। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाएंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे जिंक है जो कि ग्रे कलर का होता है, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, इसको डिस्प्लेस करता है और क्या बनाता है, जिंक सल्फेट कलरलेस। फिर कॉपर यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि कॉपर जिंक की तुलना में तो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो बड़े आसानी से कॉपर को हटा देता है। तो कहीं भी अगर ऐसा देख रहे हो जिसमें क्या हो रहा है, एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, उसके पोजीशन को हटा करके खुद ही सॉल्ट बना ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है भाई, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में आपने ऑब्जर्वेशन किया, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट बन रहा है, ठीक है ना, और द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज टू ग्रीन टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। ठीक है, इसमें क्या देखा ऑब्जर्वेशन में, जिंक डिस्प्लेस कॉपर एंड फॉर्म्स जिंक सल्फेट मेकिंग द सॉल्यूशन कलरलेस। सॉल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस। पहले सॉल्यूशन कैसा रहा होगा कॉपर सल्फेट का, ब्लू कलर का रहा होगा। इस सल्फेट का कैसा रहा होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अपना ब्लू कलर में रहा होगा। जैसे इसमें जिंक ऐड हुआ जो कि ग्रे कलर का है, ठीक है, लग रहा है क्या ग्रे है, कोई नहीं, नहीं लग रहा तो देखो, ये जिंक है, इसमें आया, सॉल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस। क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, कलरलेस सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमको क्या देखना है भाई, अच्छा डबल सॉरी डिस्प्लेसमेंट था, अब इसमें क्या अगला हेडिंग डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये इसमें एक एप्लीकेशन दे रहा है, एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट का, मेटलर्जी। मेटलर्जी बेसिकली अर्थ से मेटल को निकालने की प्रोसेस होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना, मेटलर्जी के प्रोसेस में काम आता है। बहुत सारे हैं, गैल्वेनाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना, रस्टिंग वगैरह से बचाने के लिए उस पर कोटिंग करते हैं किसी मेटल के ऊपर, उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इनको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर आप पढ़ोगे इसको, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में वहाँ पे। तो देखो चीजें मैंने इसलिए मैंने बोला ना शुरू में, मैंने ऐसे समरी किया है कि सब चीजें थोड़ा 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 उधर का भी इधर, इधर का उधर मिलता रहे, और अंत तक आपको लगे कि सब कुछ वैसा ही, एक ही चैप्टर है, सब कुछ कहानी सिंपल सा खत्म हो जाए, अच्छे से आ जाए आपको। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात जब हम करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयन एक्सचेंज ऑफ आयन, ये टर्म्स याद किया करो, एक्सचेंज ऑफ आयन, बाकी डेफिनेशन तो बना ही दोगे। एक्सचेंज ऑफ आयन, इसमें क्या होता है, आयंस के एक्सचेंज होते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स व्हेन टू आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज आयन फ्रॉम टू न्यू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज यूजुअली अ प्रेसिपिटेट, अ गैस और वाटर। आपस में आयन एक्सचेंज होते हैं, इस प्रक्रिया में जो प्रोडक्ट बनेंगे या तो गैस हो सकते हैं, या कोई क्या होगा, कोई प्रेसिपिटेट सॉलिड के फॉर्म में आएगा, या फिर कोई वाटर वगैरह कुछ ऐसा बन रहा होगा। एक एग्जांपल देखो, बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है। बेरियम सल्फेट देखो यहाँ सॉलिड बन के नीचे आ गया, दैट इज द प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, प्रेसिपिटेट हो गया ये एक्वस सोडियम क्लोराइड बन गया, घुला हुआ है पानी के अंदर। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, देखो बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया और सोडियम ने बेरियम को, तो एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, ये इसके पोजीशन पे जा रहा है, ये इसके पोजीशन पे आ रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बेरियम सल्फेट बेटा किस कलर में होता है, तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसका कलर भी आपको दिमाग में रहना चाहिए। कुछ कुछ कंपाउंड के कलर्स याद करो, जरूरी है, कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, ऐसे पूछेगा एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें एक्स बना, कलर उसका व्हाइट है, तो अब चूंकि आइडिया रहेगा तभी उसमें सोच पाओगे कि वो सब्सटेंस क्या हो सकता है।
इसलिए कुछ कुछ तो याद रखने पड़ेंगे, वो मैं बताऊंगा किनको किनको याद रखना है, बट अभी तो क्लास में है तो देखते चलिए, बाकी याद करने वाली चीजें भी दिखाई जाएंगी। तो ये हो गया, क्लाउडी सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेट बनने की वजह से। कुछ और एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट के, उसको देखो। कलर्स थोड़े से बदल लिए जाए। PbNO3 का ट्वाइस लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है, लेड आयोडाइड बना रहा है और KNO3 का फॉर्मेशन कर रहा है। देखो रिएक्शन, अच्छा एक चीज और, रिएक्शन बड़े इजी होते हैं। जो आपका सेकंड लेक्चर में मेरे ख्याल से मैंने बताया था, उसमें आयंस वगैरह वो ध्यान रखोगे तो ये बड़े आसानी से बन जाएंगे। अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो क्या बनेगा, लेड पे चार्ज +2 होता है, याद रहेगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। NO3 पे कितने चार्ज होते हैं, 1 माइनस। याद नहीं करने, बस ये दिमाग में रहना कि हाँ होता क्या है, K और I माइनस। ये हो गया, सेपरेशन कर दिया इनका। अब ये आयन के एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब ये इसके पास जाएंगे, ये इसके पास, डेफिनेशन में ये बात आपको मालूम है, एक्सचेंज ऑफ आयन होने वाला है, ठीक है ना। तो +2 इस वाले माइनस के पास जाएगा तो 2 का एक्सचेंज होता है, तो बनाएगा PbI2। ये प्लस इसके साथ देखो दोनों का सेम है तो KNO3, देखो वही तो बना है वहां पे, KNO3 PbI2। कहता लेड नाइट्रेट बनाना तो लेड पे 2 होता है, NO3 पे 1 माइनस होता है, 2 यहाँ गया, देखो PbNO3 का ट्वाइस बना हुआ है। K पे 1 प्लस होता है, I पे 1 माइनस होता है, कैंसिल हो गया, देखो पोटेशियम आयोडाइड बना हुआ है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसको दिमाग में रखना, बस लेक्चर 2 को आप देखो तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ बड़ा आसान लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिलहाल आपको मालूम पड़ गया एक्सचेंज ऑफ आयन डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें एक एग्जांपल और देख लिया आपने, PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड PbI2। बेटा एक कलर येलोइश कलर में होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ये भी दिमाग में रखिए। एक और रिएक्शन दिया हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो NaH के साथ जाता है HCO3 के साथ। अच्छा ये इंटरेस्टिंग भी है, देखो आयंस टूटेंगे, मैं यहां दिखाता हूं, तो यहां Na प्लस बनेगा और यहां CO3 का 2 माइनस बनेगा। HCl में ये H प्लस बनेगा और ये Cl माइनस बनेगा। ये 1 प्लस एक माइनस आपस में आयन एक्सचेंज हुआ, NaCl बन गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये 1 प्लस यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ जाएगा। अच्छा प्लस वाले को पहले लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का प्लस उसको पहले लिखना है, तो H को 2 मिलेगा इसके द्वारा और CO3 को 1 मिलेगा, CO3 वैसे रहने दो। इसे कहते हैं बेटा कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड। ये जो एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं ना, जैसे कोक पेप्सी वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, CO2 को हाई प्रेशर से उस बॉटल के नेक में हाई प्रेशर से CO2 इसके अंदर भेजते हैं, जिससे इसके अंदर वाटर होता है, उसके साथ ये कंबाइन करके ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है, जो आपकी गले में लगता है ना, हिट करता है, जलता है, वो यही होता है। उसको खोल के बॉटल को छोड़ दो, देखो एयर एकदम से आवाज होता है, और वो एयर बाहर निकलने का आधा घंटा 1 घंटा बाद ऐसे बाहर छोड़ दो और फिर उसको आप कंज्यूम करो, आपको गले में कोई जलन नहीं महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग, चीनी पानी पी रहे हैं जिसमें बहुत ढेर सारा चीनी है। तो ये कार्बोनिक एसिड होता है जो उसको आपको फील करता है, गले पे जो जलन वगैरह होती है। और बहुत वीक होते हैं, जैसे देखो बॉटल खोल दिया ना तो CO2 निकल गया, तो क्या बचा उसमें, H2O रह गया। तो ये देखो कार्बोनिक एसिड भी यही होता है, H2CO3 टूट जाता है और क्या बाहर निकल गया इसमें से, CO2, 1 C 2 O, बचा 1 O और 2 H है, क्या बच गया, H2O बच गया, पानी बच गया। तो यही हो रहा है, ये H2CO3 बनाता है, HCO3 से मिलकर क्या बनाता है, H2CO3, जो टूट जाता है H2O और CO2 में। ठीक है, समझ में आई बात, होपफुली ये तो समझ में आई गई है, क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, अब क्या है भाई हमारे पास, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है क्या, बबलिंग ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो बबलिंग होते हैं, ऑब्वियसली गैस निकलेगा तो होना ही होना है। द गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये इंटरेस्टिंग है, आगे के चैप्टर में पढ़ना है। और यहां भी देखो लाइम वाटर का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस, इसको कहते हैं लाइम वाटर। क्या हो रहा है भाई, ये हो रहा है आपका CO2 से रिएक्शन, ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या प्रोड्यूस कर देता है भाई, साथ में प्रोड्यूस करता है H2O। बेटा ये व्हाइट कलर का होता है, मिल्की व्हाइट, दूध जैसा सफेद, ठीक है दूध जैसा सफेद, हाँ। तो मिल्की व्हाइट कलर बनते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से कंबाइन। अच्छा इस पे एक क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाइट वॉशिंग का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है ड्यूरिंग व्हाइट वॉश, क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग, चूने से जब हम पोताई करते हैं, व्हाइट वॉशिंग द कलर ऑफ वॉल the color of wall is dull light,
डल वाइट, ठीक है, थोड़ा सा कम वाइट होता है, बट आफ्टर गेटिंग वॉल ड्राई इट्स लुक मोर वाइटर, वो ज्यादा सफेद दिखता है। क्यों? वाई? चूने को लेके लगाया, चूना पानी उसमें दीवार पे लगाया, देखो उसमें थोड़ा सा कम दिखता है, वाइट कम दिखती है, लेकिन वही जब सूख जाता है तो चमकता है। ऐसा क्यों होता है? यही होता है, जो चूना पानी मिलाया आपने, जब चूने को पानी मिलाएंगे तो क्या बनता है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और वाटर मिलता है तो बनाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही बनता है। और नेचर में हवा में क्या है? CO2 गैस तो है ही है, तो दीवार पे CO2 टकराती है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और प्रोडक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनाता है। सनलाइट पड़ी रही है वॉल पे, H2O वेपर बन के उड़ गया, क्या रह गया वहां पे? कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट कलर का दिखता है, वो ज्यादा ब्राइट व्हाइट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आप दे सकते हो, इजी था, कोई कुछ बहुत कहानी नहीं है, कहानियों से कहानियां जुड़ रही हैं और हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रेसिपिटेट रिएक्शन, बहुत बार देख चुके हो, इसमें बहुत कुछ आपको सोचना नहीं है। डायरेक्ट एग्जांपल देखो, ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, नीचे कुछ सेटल डाउन हो जाते हो, उसी को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहेंगे। पढ़ देता हूं एक बार। अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन अकर्स व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल सॉलिड, आपस में कोई इनसॉल्युबल सॉलिड बना लेते हो, ठीक है ना। द प्रेसिपिटेट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड सेटल एट द बॉटम, ये क्या होते हैं? सॉल्यूशन में घुले नहीं रहते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। AgNO3 NaCl एक्सचेंज ऑफ आयन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, Na और डबल डिस्प्लेसमेंट होता भी है, प्रेसिपिटेट जहाँ बन रहे होते हैं मोस्टली चांसेस होते हैं वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है बट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी बनते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी ना है, बट हाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है वहाँ पे। देखिए तो Na के साथ क्या हुआ? Ag एक्सचेंज हुआ, Ag के साथ Na एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? AgCl NaNO3, ये बन के तैयार हो गया। फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड, ये AgCl क्या है? व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड है, सफेद रंग का अवक्षेप नीचे आ जाता है, और बाकी NaNO3 बनी रहा है, वो पानी में घुला पड़ा है। इस तरह से क्या हुआ? आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी हो गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी मैंने बताया, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है भाई? एसिड और बेस मिलके हमें बनाते हैं सॉल्ट, और साथ में वाटर बनाते हैं, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया में दोनों ही रिएक्टेंट जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर थे, वो दोनों ही अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं, एसिडिक और बेसिक वाले। तो ना वो एसिड रह गया ना वो बेस रह गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो न्यूट्रल हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसकी स्ट्रेंथ एसिडिक और बेसिक दोनों ही खत्म हो गई। एक बात ध्यान रखना, अगर न्यूट्रलाइजेशन कराना है तो एसिड और बेस दोनों की स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए। तो ये आपस में जुड़ के NaCl बना दिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा एविडेंस तो देखने को नहीं मिल रहा है, नो विजिबल चेंज बट हीट इज इवॉल्व मेकिंग द कंटेनर वार्म, जिस कंटेनर में हो रहा होगा उसको गर्म कर देगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, मेरे ख्याल से आज इतना ही था स्लाइड्स के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका इसके बाद मेरे ख्याल से रिडॉक्स रिएक्शन है, जो कि उसको सेपरेट से मुझे करना भी था, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछता है, तो उसको कल देखा जाएगा, ठीक है ना। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।